हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ऐसा है, हम लोग ने अब तक जो देखा उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। और जब तक मैं रिवाइज कराऊंगा कोई भी व्यक्ति कोई डिस्कशन नहीं करेगा, कोई मीटिंग चैट में मैसेजेस नहीं करेगा, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। आपस में मीन्स बिल्कुल रैप्ट अटेंशन, बिल्कुल अच्छे से आपको सुनना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो डाउट आ रहे हैं वो यही इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका अटेंशन प्रॉपर नहीं होता है। आप कई बार उसमें चैट करते रहते हैं जब मैं कुछ बताता हूँ। तो आपका फिलहाल अभी काम है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सुनते जाओ। हमने क्या देखे थे, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हमने क्या देखे थे, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे थे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट को किन किन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार हमने देखा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट में हर एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने देखा था वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कभी लीगल ऑब्लिगेशन जिसमें आए ही नहीं, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मीन्स उसमें कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आए, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं। ठीक है, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ये सिर्फ एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट ही रह गया। इसमें कभी भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न नहीं हुए, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। उसका मतलब है इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये शुरुआत से ही वॉइड था, तो इसमें कभी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आए। ये कैसे होते हैं? ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी अगर एसेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, एक आध भी एलिमेंट अगर मौजूद नहीं होता है, तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट अदर देन प्री कंसेंट। प्री कंसेंट नहीं होगा तो उसमें अलग रूल लगते हैं, वो हमने वॉइडेबल में देखा था। ठीक है, फ्री कंसेंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। फिर हमने देखा वॉइड एग्रीमेंट्स में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। मींस अगर किसी व्यक्ति को कोई बेनिफिट्स मिल चुके हैं तो वो उस बेनिफिट्स को रख लेगा, वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमने देखा एक केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट करना पड़ता है, व्हेन द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। फॉर एग्जांपल, मैंने और आपने कार खरीदने का बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किए। मेरी कार है ऑडी R8, बाहर खड़ी थी। अपन यहाँ पे बैठे हैं, 8 बजे बैठते हैं हम, 10 बजे अपन यहाँ पे पूरे टर्म्स डिसाइड करके उठते हैं। अपन पूरा टर्म्स देख रहे थे कि कैसी चलती है, उसमें क्या फीचर्स है, ये सब डिसाइड किया। और 10 बजे अपन जब उठते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन 10 बजे उठ के जब हम बाहर जाके देखते हैं तो पता लगता है कार तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अपन जब टर्म्स डिसाइड ही कर रहे थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने का ही था, उसके पहले ही कार जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कार है नहीं वो आप नहीं खरीद सकते, इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो इट वॉज अ वॉइड एग्रीमेंट। बट ये आपको कब पता लगा? आपको ये पता लगा बाद में। तो कार डिस्ट्रॉय हो चुकी थी 10 बजे के पहले, लेकिन अपने को 10 बजे के बाद पता लगा कि कार नहीं बची है, तो इट इज कॉल्ड एज अ डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। इट वॉज अ वॉइड एग्रीमेंट, बट हमने ये बाद में जाना। फिर ऐसे केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा, तो ये हमने देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखे थे voidable contract। voidable contract का क्या मतलब है? A contract which is enforceable at the option of one of the parties to the contract। या दूसरे एंगल से बोलो तो a contract which is voidable at the option of one of the parties to the contract means अगर वो मेरे एक पार्टी के ऑप्शन पे, या तो मैं उसको पूरा करवा सकता हूँ या तो मैं उसको कैंसिल करवा सकता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे voidable contract, voidable contract। ठीक है, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, कंसेंट वाज नॉट फ्री, इट वाज कॉज्ड बाय कोर्शन। तो भाई आता है मारपीट करके मेरे से कंसेंट ले लेता है, या कोई मेरा फ्रेंड है वो मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे से कंसेंट ले लेता है। तो ऐसे केसेस में मेरे को दो ऑप्शन होंगे। जैसे भाई ने मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी समझो 50,000 में लेके चला गया। अब यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं कोर्ट जाके इसको कैंसिल कर दूं। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब मैंने कैंसिल कर दिया तो ये पहले वैलिड था बट वॉइड हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको कैंसिल नहीं किया तो इट विल बी अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं करूंगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये हमने देखा था। इसमें ही फिर मैंने बताया अगर हमको कैंसिल करना है तो दो बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पहली बात, इट शुड बी कैंसल्ड, रेपिडिएटेड, रिसिंडेड, अवॉइडेड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। तीसरे व्यक्ति के अधिकार आने के पहले। मीन्स अगर भाई ने ले जाके किसी और को बेच दिया है तो अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। दूसरा, विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस।
फॉर एग्जाम्पल अगर पिज्जा की बात हो रही है, खाने पीने की चीजों की, पेरिशेबल आइटम्स की बात हो रही है, तो रीजनेबल टाइम हो सकता है आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो। लेकिन वहीं पे अगर आपने समझो अमेजोन से कोई मोबाइल मंगवाया है, तो हो सकता है वहां पे रीजनेबल टाइम 7 दिन हो, 10 दिन हो, तो वहां बदल सकता है। वहीं पे अगर हो सकता है आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं, तो वहां 15 दिन या 1 महीना भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो मे बी रीजनेबल टाइम इवन 6 महीने या साल भर भी हो सकता है। तो रीजनेबल टाइम क्या है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यानी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस देख के आपको पता लगेगा कि व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड यानी जो गम में होती है, जो दुख में होती है, तो ऐसी जो पार्टी है जो जिसको जिसके साथ गलत हुआ है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है, तो उसको उसकी चीज तो वापस मिल जाएगी, लेकिन दूसरे की चीज भी वापस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल भाई वाले कॉन्ट्रैक्ट में, भाई का जब कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल करता हूं, तो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी तो वापस मिल जाएगी, बट साथ में मैंने भी उसके 50,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। तो ये समझाने के लिए आपके सामने इलियाना आई थी, उसने आपको समझाई थी कि रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर हमने देखा वॉइडेबल दो प्रकार के होते हैं, वॉइडेबल इन इंसेप्शन, शुरुआत से ही जो वॉइडेबल है, जैसे कि अपना भाई वाला एग्जांपल जो है शुरुआत से वॉइडेबल है, तो ये वॉइडेबल इन इंसेप्शन है। व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक नहीं। ठीक है, फिर वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट, यहाँ पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो पहले तो पूरी तरह से वैलिड थे, बट बाद में वॉइडेबल हो गए, पहले वॉइडेबल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि समझो मेरी शादी है, और शादी के टाइम मैंने समझो कोई डेकोरेशन वाले को बुलाया हूं, और डेकोरेशन वाले को बोला हूं कि मेरे शादी में डेकोरेशन कर देना, डेकोरेशन वाला। तो अब डेकोरेशन करने बोला था, मैंने उसको बोला था 7 बजे की शादी है, तो तू उसके पहले आके डेकोरेशन कर देना। वो एग्री करता है, मैं उसको पैसे भी दे देता हूँ 20,000 रुपए एडवांस में। अब वो एग्री करता है कि 7 बजे रिसेप्शन है, तो मैं उसके पहले आके डेकोरेशन का काम पूरा कर दूंगा। अब 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बजने आ रहे, वो आ ही नहीं रहा। तो अब ये क्या पहले से वॉइडेबल है क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, इट वॉज नॉट वॉइडेबल। बट क्योंकि अब ये टाइम पे पूरा नहीं कर रहा है, मीन्स ये डिफॉल्ट कर रहा है, ये टाइम पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। मीन्स अब मेरे को अधिकार मिल गया कि मैं इसको बोल दूंगा कि भाई मत आ तू, मैं दूसरे किसी से डेकोरेशन का काम करवा लूंगा। तो इसको हम बोलते हैं वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। वैसे मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट आपको आगे आएगा, ये वाला पार्ट अगर नहीं भी समझता है तो अभी चलेगा। ठीक है, वैसे आपको समझ जाएगा अगर आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देके पढ़ते हैं तो। बट कई बार मैंने देखा हूं, तो मैं तो सोच रहा था कि चैट बंद ही कर दूं, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ और आप लोग चैट करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण मेजरली एक दिक्कत जाती है कि आपको अटेंशन थोड़ा सा भी बिगड़ा, तो ये जो कंसेप्ट है ये बिगड़ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट में आपको अटेंशन बिल्कुल नहीं बिगड़ने देना है। जो मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड, एक एक चीज ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी बोला हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और क्या नहीं बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर मैं ये लेके चला जाता है थर्ड पार्टी को, इसने अगर प्रॉपर्टी बेच दिया, समझो मिस्टर बी ने, भाई ने किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेच दिया, तो अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इसमें आ गए। मैंने ये नहीं बोला था कि आप बी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। इसके बावजूद मैं भले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी वापस नहीं मांग सकता, बट मैं अभी भी इससे पैसे तो जरूर मांग सकता हूं। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो। मैंने ये नहीं बोला कि बी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, मैंने सिर्फ ये बोला प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी, अब कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, अब वॉइड नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी के राइट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो ध्यान रखना ही है, और क्या नहीं बोल रहा हूँ वो भी ध्यान रखना है, अपने मन से कोई चीज उसमें नहीं डालना है। ठीक है, फिर मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताया था आपको। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। यानी ये शुरुआत से वॉइड नहीं था, ये शुरुआत में पूरी तरह से वैलिड एंड एनफोर्सेबल था। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पार्टी देने का वादा किया था, और इसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक लिकर शॉप वाले से, उसको बोला था कि मेरे को बियर के कैंस चाहिए, 100 कैंस चाहिए, मेरे को बच्चों को पार्टी देना है, उसके लिए मेरे को कैंस का ऑर्डर देना था। मैंने आने वाले 16 तारीख को कैंस मंगाया था। अब कैंस मंगाया कब हूं मैंने? तो 16 तारीख को, आने वाली है 16 तारीख को। कॉन्ट्रैक्ट कब किया गया? समझो 13 तारीख को, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब समझो
इस बीच में यहाँ पे इलीगल हो गया, समझो 14 तारीख को मोदी सरकार बोलती है कि कोई भी लिकर की ट्रेडिंग नहीं करेगा, तो ऐसे केसेस में नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये जब एंटर किया गया तब पूरी तरह से वैलिड था, 13 तारीख को पूरी तरह से वैलिड था, बट सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन, बनने के बाद ये कैंसल हो चुका है। ठीक है, तो अब ये पूरा नहीं किया जा सकता, 16 तारीख को दोनों जन चाह के भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम इलीगल। इलीगल क्यों हो गया? क्योंकि बैन लगा दिया गया है, मोदी सरकार ने बोल दिया कोई भी ये नहीं करेगा, तो अब नहीं कर सकते, अब ये इलीगल हो गया। क्या शुरू से ये एनफोर्सेबल नहीं था? आंसर इज शुरू से ये एनफोर्सेबल था, 13 तारीख को इट वॉज एनफोर्सेबल, बट बाद में कोई ऐसी घटना हो गई जिसके कारण अब ये वॉइड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको वॉइड एग्रीमेंट से इसको कंपेयर करके बताऊं, तो वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो था, शुरू में से कभी भी वो वैलिड नहीं था, वैलिड हुआ ही नहीं वो कभी। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में वो वॉइड हो गया। ठीक है, तो ये वॉइड हो जाता है, इट बिकम्स वॉइड। जब भी आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना, वहां पे वर्ड्स लिखे होते हैं इट बिकम्स वॉइड। ठीक है, तो ये वॉइड था नहीं, इट वॉज नॉट वॉइड, इट बिकम्स वॉइड। ठीक है, ऐसा है। तो यही वर्ड्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने आपको एक जगह बताया था कि ये वाला पार्ट आगे आएगा, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है क्या? तो आंसर इज यस, वॉइड में डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केस में रेस्टिट्यूशन होगा, और दूसरा व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इसी का मतलब मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी रखा था कि इसी का मतलब दूसरे शब्दों में है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मैंने लिख के रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो इसी का दूसरे शब्दों में मतलब है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मैंने बोला था आपको आगे आएगा, तो ये अब आगे आ चुका है। ठीक है, फिर इसमें भी हमने देखे थे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउ होगा, यहाँ पे मैंने लिकर वाला एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे भी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउ होगा, मींस मैंने अगर लिकर ट्रेडिंग के लिए कुछ एडवांस में पैसा दे दिया होगा, समझो मैंने 15,000 रुपए एडवांस दे दिया हूँ, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो जाता है तो मैं वो 15,000 वापस क्लेम कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसके कारण एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। तो कौन कौन से रीजन थे? तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, पहले तो इट वाज पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म किया जा सकता था, बट बाद में ऐसा कोई इवेंट हो गया जिसके कारण अब वो परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको पप्पू और पिंकी वाला, इसके अलावा यहाँ पे आप कार का एग्जाम्पल, लासा का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो जैसे समझो कार का एग्जाम्पल है, मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, आप खरीदना चाहते हैं, अपन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, समझो 10 बजे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अपनी बात हुई थी कि जो कार है वो कार कल दी जाएगी, कल तक के अपन रुकने की बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस बचा हुआ था। तो ऐसे केसेस में 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, अब इसके बनने के बाद अगर परफॉर्मेंस के पहले, परफॉर्म होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका बट परफॉर्म होने का है, इस बीच अगर कार का डिस्ट्रक्शन होता है तो हम बोलेंगे इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, पहले से इम्पॉसिबल था क्या? तो नहीं, पहले तो कार थी एग्जिस्टेंस में। तो इसीलिए मैंने यहां पे आपको कंपेयर करके बताया था कि वॉइड एग्रीमेंट में डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों में फर्क है। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में भी इवेंट दोनों में सेम हो रहा है, दोनों में हो रहा क्या है, दोनों में समझो 10 तारीख को अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है, समझो एग्जांपल 10 तारीख थी, 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बना, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही जो डेथ हो चुकी है लासा की, या कार का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो ऐसे केसेस में ये हो गया वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बनने का ही था ना, कॉन्ट्रैक्ट तो यहां बनने वाला था, उसके पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। बट हमने बाद में जाना, एंड हेंस इट इज अ डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। और वहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डेथ होती है तो इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों जगह हो रही डेथ है, दोनों जगह लासा जो है वो घचक रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन फर्क ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले हुआ या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हुआ, उससे डिपेंड करेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हुआ उसका मतलब है पहले इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन इट बिकेम वॉइड। ठीक है, तो ये बाद में वॉइड हो गया, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर पहले से ही वॉइड था, हमको भले ही नहीं पता था बट पहले से वॉइड था, तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केस। ठीक है, तो ऐसा है, तो ये अपन ने देखे थे। इसके अलावा मैंने सब्सिक्वेंट इलीगलिटी सेम एग्जांपल बता दिया था जो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़े लिकर ट्रेडिंग वाला, उसी प्रकार का यहाँ पे वीट ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमने देखे रेपुडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मींस जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, भाई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो क्या आप पूरा करना है? तो नहीं, अब पूरा करने की जरूरत नहीं, एंड हेंस इट बिकम्स वॉइड, तो ये वॉइड हो गया।
ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल करूंगा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कैंसिल नहीं करूंगा तो इट विल रिमेन वैलिड। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है जब तक कैंसिल ना किया जाए, एक बार कैंसिल हो गया तो वॉइड हो गया। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा है। फिर ये भी मैंने बताया था, ये आगे आएगा, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंटिंजेंट इवेंट। तो कंटिंजेंट इवेंट जो बाद में इम्पॉसिबल हो गया, जैसे कि एक शिप आएगी तो मैं गुड्स बेचूंगा, ये मैंने बोला था, अब शिप डूब चुकी है तो गुड्स नहीं आएंगे और मैं गुड्स नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो ये नहीं भी समझा है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोल के रखा था। ठीक है, अब इसके बाद अपन थोड़ा बहुत डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, और इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो अपन पूरे सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो अभी आप डाउट्स मत पूछो, क्योंकि आपके डाउट्स ऑलरेडी इसके साथ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, अलग अलग एग्रीमेंट्स के अपन डिफरेंसेस देख रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस। वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था? आंसर इज नो, इट वाज वॉइड एब इनिशियो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, कभी लीगल ऑब्लिगेशन आए ही नहीं, तो इट वाज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो वही बोला, इट इज वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही ये वॉइड था, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब था? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड एब इनिशियो नहीं था, ये शुरुआत में पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था, बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके कारण अब ये आप पूरा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लिकर ट्रेडिंग, लिकर ट्रेडिंग जब हमने किया तब ये पूरी तरह से वैलिड था, लीगल ऑब्लिगेशन आए थे, लेकिन अब ये पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इस पे बैन लगा दिया, इलीगल बोल दिया। ठीक है, तो वही बताया गया है, इट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, नॉट वॉइड एब इनिशियो, इनिशियली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना, बट इट बिकम्स वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल लेटर ऑन, बाद में वो अनएनफोर्सेबल हो गया, वॉइड हो गया। क्यों? ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इलीगलिटी, तो ये सब रीजंस के कारण एक्सेट्रा। ठीक है, फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, क्या वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है? आंसर इज नो, नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। जनरल रूल लिखते हैं अपन, जब डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं तो अपन स्पेशल रूल नहीं लिखेंगे, लेकिन जनरल रूल। फिर व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जब वो वॉइड हो गया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे नॉट अलाउड है, नो रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसा है। फिर अब आगे दिया है, द लीगल इफेक्ट ऑफ बोथ वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज द सेम, दोनों ही एनफोर्सेबल नहीं है। फर्क क्या है? वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही एनफोर्सेबल नहीं था, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में पूरी तरह से एनफोर्सेबल था, बाद में इट बिकम्स वॉइड। ठीक है, तो ये बाद में वॉइड हो गया, वही चीज बताइए, द लीगल इफेक्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज द सेम, बोथ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो दोनों ही आप पूरा नहीं कर सकते। नोट that a contract cannot be void ab initio, contract void ab initio नहीं होगा, जो void contract की बात कर रहे हैं, it is never void ab initio, it becomes void, and only an agreement can be void ab initio, सिर्फ एक agreement void ab initio हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी आपके कानून में लिखा रहेगा, वर्ड्स लिखे रहेंगे, कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको दिखेगा कि एग्रीमेंट इज वॉइड, ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, या लिखा रहेगा एग्रीमेंट वॉज वॉइड। जब ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे, एग्रीमेंट इज वॉइड और एग्रीमेंट वॉज वॉइड, तो किसकी बात हो रही है? तो ऐसे केस में बात हो रही है वॉइड एग्रीमेंट्स की। कभी कभी लिखा रहेगा इसी के जगह कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ऐसा लिखा होगा, या कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड लिखा है या वॉज वॉइड लिखा है तो भी वॉइड एग्रीमेंट की ही बात हो रही। वहां बोल क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, शुरू से ही वॉइड था, या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है। तो अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड वर्ड लिखा है तो भी वॉइड एग्रीमेंट की बात हो रही, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहा है, बट ये वॉइड एग्रीमेंट की बात हो रही। कभी कभी आपको लिखा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड,
तो ऐसा अगर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो ऐसे केस में अब किसकी बात हो रही है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। जब वो बोल रहा है बिकम्स वॉइड, वॉइड हो जाता है, ये वॉइड है नहीं, वॉइड था नहीं, वॉइड हो गया। तो जब वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो ऐसे केसेस में, हाँ आवाज क्लियर नहीं है क्या? प्रवेश का है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग अभी रहने दो। अभी नॉर्मल अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अभी धीरे धीरे मैं रिकॉर्डिंग बंद भी कर दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिकॉर्डिंग का आपको बेनिफिट है तो कई लोग बराबर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा मैंने नोटिस किया हूँ। तो अब आपको अगर कुछ छूट गया है तो आप मेरे को बताओगे, तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो भले यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं भी हुई तो मेरी बैकग्राउंड की रिकॉर्डिंग चलते रहती है। तो वैसे अच्छा है, आप एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो, तो मेरी इच्छा हुई तो मैं कभी रिकॉर्डिंग चालू भी कर दूंगा। तो बट हाँ, हाँ, तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादा ही हो रहा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, लोग मैसेजेस ज़्यादा कर रहे थे, तो फिर उसमें क्या हो रहा है, उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता और फिर समझ में नहीं आता। जैसे आज देखोगे आप, आज आपको पूरा क्लियरली समझेगा, क्योंकि आज कोई इधर-उधर ध्यान नहीं दे रहा, कोई इधर-उधर काड़िया नहीं कर रहा। तो जिस दिन आप बराबर अटेंशन दोगे ना, उस दिन अच्छे से समझेगा। लेकिन फिर वही है, बीच-बीच में कोई ना कोई ऐसा डाउट पूछ लेगा और ज़बरदस्ती के डाउट हो जाएँगे कई बार, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर। तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी जिसको समझ रहा है उसको भी डिस्ट्रैक्ट होता। तो इसीलिए मैं जनरली अब वो थोड़ा, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि आप लोग डाउट्स मत पूछो, जब मैं टाइम दूंगा सिर्फ तब डाउट पूछो, ठीक है? तो ऐसा है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वर्ड अगर यूज किया है, या यहाँ पे कई बार ऐसा वर्ड यूज किया रहेगा एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, तो यहां पे भी वर्ड भले उसने एग्रीमेंट यूज किया है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोल क्या रहा है, बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया या एग्रीमेंट वॉइड हो गया, उसका मतलब है पहले तो वैलिड था। तो जब ये बिकम्स वॉइड वर्ड यूज करता है ना, तो तब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। और जब इज वॉइड या वॉज वॉइड वर्ड यूज करता है ना, तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। जब वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या एग्रीमेंट वॉइड था या एग्रीमेंट वॉइड है, उसका मतलब वॉइड एग्रीमेंट्स की बात हो रही, भले वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करे या एग्रीमेंट, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो क्या बोल रहा है, वॉइड था मींस वॉइडिश था, शुरू से वॉइड था, ठीक है, या वॉइड है मींस शुरू से वॉइड है। लेकिन जब बिकम्स वॉइड है, उसका मतलब वॉइड हो जाता है, मींस ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही। इट वॉज नॉट वॉइड इन द बिगिनिंग बट इट बिकम्स वॉइड। तो ये भले ही फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वर्ड यूज करे या एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड वर्ड यूज करे, तो दोनों में से कोई भी अगर वो वर्ड यूज करता है, तो ऐसे केसेस में हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है बिकम्स वॉइड, ये वॉइड हो गया, बन गया, पहले नहीं था, बाद में बन गया। तो वॉइड एग्रीमेंट शुरू से वॉइड था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हुआ, ठीक है? तो ये एक और पॉइंट मैंने आपको एक बता दिया। फिर वॉइड एग्रीमेंट्स और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, ठीक है, एक एक करके अपन देखेंगे। पहले वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक हो गया। दूसरा, वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला पॉइंट आप देखोगे ना, जनरली डिफिनेशंस होते हैं, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशंस होते हैं या मेन मीनिंग होता है। तो यहाँ पे भी पहला पॉइंट जो है क्या बोल रहा है, वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मींस वो शुरू से ही वॉइड है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड एब इनिशियो है? आंसर इज नो, इट इज वैलिड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, या फिर विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, ठीक है? तो वही दिया है, इट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है। इट बिकम्स वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल ओनली व्हेन, सिर्फ तब, ये सिर्फ तब वॉइड होगा व्हेन द एग्रीड पार्टी ट्रीट्स इट एज रिसिंडेड, वो कैंसिल करता है। व्हेन द एग्रीड पार्टी चूजेस टू वॉइड इट, जब वो कैंसिल करना चूज करता है, तब जाके वो वॉइड होगा, नहीं तो इट इज परफेक्टली वैलिड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी भाई वाला एग्जांपल, जैसे ही मैं बोल रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपके मन में एग्जांपल्स आ जाना चाहिए। तो भाई वाले एग्जांपल में क्या वो शुरू से वॉइड है? आंसर इज नो, ये वैलिड है, और जब तक मैं कैंसिल ना करूं तब तक ये कैंसिल भी नहीं होगा, इट इज परफेक्टली वैलिड। ये तब कैंसिल होगा जब जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड का मतलब मैंने बताया था, जो दुख में है, एग्रीव्ड ग्रीफ से वर्ड आया है, ग्रीफ का मतलब है दुख, गम। तो जो गम में होता है, जो दुख में होता है, तो एग्रीव्ड पार्टी वो अगर कैंसिल करेगा तब जाके ये खत्म होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है? तो ऐसा है। फिर
वॉइड एग्रीमेंट में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति हुई थी? आंसर इज नो, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, कभी कॉन्ट्रैक्ट उसमें आया ही नहीं। ठीक है, तो नो कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ही रह गया। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, विच इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। तो भाई ने मेरे से जब जमीन लेके गया या मेरी प्रॉपर्टी लेके गया, तो ऐसे केस में एक पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और जो भाई है वो ओनर बन चुका है। अगर मैं कैंसिल नहीं करूंगा तो भाई उसका ओनर बन गया, मैं कैंसिल करूंगा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकता हूं। ठीक है, तो वही बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यहां कॉन्ट्रैक्ट बना एंड रिमेन्स वैलिड अनलेस अवॉइडेड, जब तक मैं कैंसिल नहीं करूंगा इट विल रिमेन वैलिड। ठीक है, तो वही दिया है। फिर थर्ड पॉइंट, नो रेस्टिट्यूशन, जनरल रूल है, वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन नहीं होता। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं कल कोर्ट जाके कैंसिल करूंगा और बोलूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे को दिला दो, कोर्ट मेरे को बोलेगा आप भी उनका पैसा वापस करो, तो मेरे को भी पैसा वापस करना पड़ेगा, मींस रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, द पार्टी रेसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, रेसेंड करना मींस कैंसिल करना, शैल रीस्टोर, वापस करना पड़ेगा द बेनिफिट इफ ही हैज रिसीव्ड एनी to the other party under section 64। सेक्शन याद नहीं रहे तो चलेगा, सेक्शंस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट में इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपको सेक्शंस याद नहीं रहे तो चलता है। ठीक है, इवन फाइनल लेवल पे नहीं रहे तो चलता है। फिर नो क्वेश्चन ऑफ कंपेंसेशन सिंस अ वॉइड एग्रीमेंट हैज नो लीगल इफेक्ट। अब यहां पे बात हो रही है कंपेंसेशन की। देखो, कंपेंसेशन और रेस्टिट्यूशन में अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब था? रेस्टिट्यूशन का मतलब था जितना पैसा मेरे को मिला है वो वापस करना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन। बट कंपेंसेशन का क्या मतलब है? कंपेंसेशन का मतलब है नुकसान की भरपाई करना। दोनों में बहुत फर्क है। जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं दोनों चीजें। अरिजीत सिंह वाला एक जो क्वेश्चन था, एक मैंने बताया था एग्जांपल, तो अरिजीत सिंह वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था? अरिजीत सिंह है, तो अरिजीत सिंह को मैंने 1,000 रुपए दे दिया एडवांस में। किस चीज के लिए? कि तुम आके गाना गाना, ये मैंने एडवांस में दे दिया। अब क्या होता है, वो टाइम पे बहुत बीमार हो चुका है और वो गाना गाने की परिस्थिति में ही नहीं है, वो मुंह खोलता है और आवाज ही नहीं निकल रही, इतना ज्यादा बीमार हो गया। तो ऐसे केस में वो गाना नहीं गा सकता, तो वो मेरे को ये जो 1,000 रुपए है वो वापस कर देगा, इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या मैं खर्चा रिकवर कर सकता हूँ? समझो मैंने कंसर्ट के लिए अरेंजमेंट किया था और मेरा 10,000 का खर्चा हो गया, तो क्या मैं वो 10,000 रिकवर कर सकता हूँ? आंसर इज नो, मैं रिकवर नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का क्या मतलब होता है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा नुकसान हुआ होगा, लॉस हुआ होगा अरेंजमेंट वगैरह करने में 10,000 का, तो वो 10,000 में रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली बताया, वहां लिखा है ही वॉज टू इल टू सिंग। यहाँ पे ये अपने इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, ऐसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था कल आपको, इट इज नॉट ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बेचारा गाने की परिस्थिति में ही नहीं है। तो ऐसे केस में उससे पैसा नहीं रिकवर किया जा सकता, सिर्फ उससे 1,000 रुपए रिकवर कर लेंगे जो हमने दिए थे वो वापस कर दे। दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन। लेकिन समझो कल चल के बिल्कुल सेम केस है, यहाँ पे था इज टू इल, यहाँ पे ये बहुत बीमार है, बिल्कुल सेम केस है। अगर अरिजीत को मैंने बुलाया था कि भाई गाना गाने आना है, उसको एडवांस में मैंने 1,000 रुपए दिया था और मेरा खर्चा हुआ है, लॉस हो गया है मेरा 10,000 का। अब यहाँ पे अरिजीत जानबूझ के नहीं आता है, वो बीमार बीमार नहीं है, वो बोलता है यार मेरी इच्छा नहीं हो रही, कौन नागपुर तक जाएगा इतनी दूर जाके फिर गाना वाना गा के आएगा, वो जानबूझ के नहीं आता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो दोनों में रीजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो बेचारा बीमार है और इसीलिए नहीं आ पा रहा, बट यहाँ पे अगले केस में ही इज विलफुली एब्सेंट। अब विलफुली एब्सेंट रहता है वो, अगर खुद होके नहीं आएगा, तो क्या मैं उससे 10,000 रिकवर कर सकता हूं? आंसर इज यस। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। जब वो बीमार था पहले केस में, तो ऐसे केस में उससे सिर्फ हम ये मांग सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन।
तो ये वाले केस में आप सिर्फ रेस्टिट्यूशन मांग सकते हो, कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकते। दूसरे वाले केस में जब वो खुद अपने इच्छा से नहीं आ रहा है, बीमार नहीं है, सब सही है, घूम रहा फिर रहा है, पार्टी कर रहा है, लेकिन अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ रहा है, नहीं आया वो टाइम पे, तो ऐसे केस में ये 1000 रुपए तो हम वापस लेंगे ही। मीन्स यहाँ पे रेस्टिट्यूशन तो होगा ही, साथ में यहाँ पे कॉम्पेंसेशन भी मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें मांगी जाएगी, रेस्टिट्यूशन भी हो जाएगा और कॉम्पेंसेशन भी होगा, तो दोनों चीजें होगी। तो यहां से आपको फर्क समझना चाहिए रेस्टिट्यूशन का और कॉम्पेंसेशन का। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है, जितना पैसा दिया था वो वापस करना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन। जिसकी चीज उसको वापस कर देना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन। बट जब मैं कंपेंसेशन बोलूंगा तो कंपेंसेशन का मतलब है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपेंसेशन। इसी को दूसरे शब्दों में डैमेजेस बोलते हैं अपन, ठीक है। तो कंपेंसेशन की बात सिर्फ तब आती है जब वो खुद होके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। तो दोनों केस में आप डिफरेंस समझो। सिर्फ एक फैक्ट बदल जाने से ना कानून बहुत बदल जाता है, हर लॉ में ऐसे ही होता है। सिर्फ एक फैक्ट, यहाँ पे वो बेचारा बीमार है तो आप उससे कंपेंसेशन नहीं लोगे। यहाँ पे भी वो गाना गाने नहीं आ रहा, बट वो बीमार नहीं है, खुद होके जानबूझकर नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप भरपाई भी करवा सकते हो। तो लॉ में छोटे छोटे पॉइंट से बहुत बात बदल जाती है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट से। तो एक छोटा सा पॉइंट चेंज हुआ कि पूरा कानून चेंज हो गया, ठीक है, तो पूरा डिसीजन बदल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको वहां पे अंडरलाइन कराया हूं, ही इज टू इल टू सिंग। वो मैंने उस दिन समझाया नहीं था, अब आपको ये समझाया मैंने कि इसका बहुत फर्क पड़ता है, ही इज टू इल टू सिंग। तो वो गाना गाने के लायक ही नहीं है, उस परिस्थिति में ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में वो नहीं आता है तो उससे आप सिर्फ रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकते हो, बट आप उससे कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो जानबूझकर नहीं आता है तो आप उससे रेस्टिट्यूशन भी क्लेम कर सकते हो और कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रेस्टिट्यूशन और कंपेंसेशन में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आपको बता रहा था डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट में क्या कंपेंसेशन होगा, आपने चांद तारे तोड़ने का वादा किए थे, उसको चांद तारे नहीं तोड़ के लोगे, तो क्या यहाँ पे आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्या आपको कुछ भरपाई करके देना पड़ेगा उसके नुकसान की? आंसर इज नो, ये तो वॉइड था, यहाँ तो कुछ जो मिल गया वो भी नहीं देना है, तो कंपेंसेशन तो दूर की बात। तो वॉइड एग्रीमेंट में जब आपने चांद तारे तोड़ने के बात किए थे तब कोई कंपेंसेशन की बात नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपेंसेशन नहीं होता क्योंकि इसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं था, उसमें कोई वैलिडिटी नहीं थी, आप वहां कोर्ट जा ही नहीं सकते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा, रेस्टिट्यूशन तो हो गई, कौन सा, भाई वाला एग्जाम्पल की बात हो रही है, ठीक है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, जब वॉइडेबल बोल रहा हूं मैं तो भाई वाला एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये कैंसिल कर रहा हूं तो रेस्टिट्यूशन तो होगा, मैं इसको 50,000 वापस करूंगा, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, साथ में मैं कंपेंसेशन भी मांग सकता हूं। तो रेस्टिट्यूशन भी होगा और मैं इससे कंपेंसेशन भी मांग सकता हूं। तो ये पॉइंट भी मैंने बोला था, बाद में बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें, हर चीज एक एक करके आएगी। कई बार चीजें आप खुद होके पहले पूछ लेते हैं, बट एक एक करके वैसे भी आएगी चीजें, ठीक है। तो अभी क्या 10-11 ही दिन हुए हैं वैसे भी, तो धीरे धीरे और सब क्लियर होगा। अभी तो बहुत दिन बचे हैं, अपने को सब चीजें एक एक करके देखना है, अभी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर चालू है, ठीक है। तो आगे अपन बाकी चीजें भी एक एक देखेंगे। तो अभी ध्यान दो, जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को मैंने राइटफुली रेसेंड किया, कैंसिल किया हूं, तो क्या मेरे को यहाँ रेस्टिट्यूशन मिलेगा? आंसर इज यस, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, मेरे को रेस्टिट्यूशन करना भी है, मेरे को 50,000 वापस करना है। साथ में क्या मैं इससे भरपाई करवा सकता हूं कि देख तूने मेरे साथ गलत किया, तेरे कारण मेरे को ऐसा ऐसा नुकसान हुआ, इतनी मेरे को दिक्कत हो गई? आंसर इज यस, मैं यहाँ पे कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकता हूँ। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन तो होगा, साथ में कंपेंसेशन भी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को आ रहा था मन में, बट मैंने उसको स्किप किया था उस टाइम। तो हर चीज का एक टाइम होता है, उस टाइम वो अपने आप क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। क्योंकि उस टाइम आपको मैंने रेस्टिट्यूशन और कंपेंसेशन का डिफरेंस ही नहीं बताया था, तो एक साथ में सब बता दूंगा तो पूरा कचरा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट बताया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, यानी भाई वाले एग्जांपल में, अ पार्टी, इफ अ पार्टी राइटफुली अवॉइड्स द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अगर बराबर तरीके से अवॉइड किया क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया था, इट कैन क्लेम कंपेंसेशन। रेस्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, कंपेंसेशन की बात हो रही। ये वाला पॉइंट रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट कंपेंसेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो compensation from other party for loss suffered by him on account of non performance of contract। तो कंपेंसेशन क्लेम किया जा सकता है। कंपेंसेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉस की भरपाई करना, तो नुकसान की भरपाई करना।
और रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब था? रेस्टिट्यूशन का सिर्फ इतना मतलब है जितना मिला था वो वापस करना। ठीक है, तो जब रेस्टिट्यूशन बोलते हैं अपन, रेस्टिट्यूशन, तो रेस्टिट्यूशन का मतलब था जो मिला वो वापस करना। तो दोनों में फर्क है, तो दोनों में अलग अलग पॉइंट्स है, एक जगह रेस्टिट्यूशन है, एक जगह कंपेंसेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पॉइंट एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। तो ये बाद में डाउट्स वगैरह मैं बाद में लूंगा, पहले अपन पढ़ लेते हैं, अपन बीच में से अब वहां नहीं जाएंगे, अपन पहले इतना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ही ध्यान दो। फिर द थर्ड पार्टी कैन नॉट अक्वायर टाइटल टू गुड्स अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट, ये भी एक पॉइंट है। एक वॉइड एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी कैन नॉट अक्वायर टाइटल। टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल का मतलब है ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती वॉइड एग्रीमेंट में। और थर्ड पार्टी अक्वायर्स अ वैलिड टाइटल, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट हैज बीन ऑब्टेन्ड इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड। ठीक है, तो गुड फेथ एक वर्ड है। गुड फेथ का क्या मतलब है वैसे मैंने बताया था, बट फिर से मैं ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो समझो एक वॉइड एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं हूं, मैं जाता हूं अपने एक रिलेटिव के यहाँ। अब रिलेटिव के यहाँ पे एक बच्चा है, वो खेल रहा था, ये खेल रहा था PS4। अब ये PS4 मैं इससे खरीद लेता हूं, कितने रुपए में? तो मैंने इससे PS4 ले लिया और मैंने इसको पैसे दे दिया, समझो 2000 रुपए। अब ये है वॉइड एग्रीमेंट, क्यों? क्योंकि ये है माइनर। तो माइनर के साथ जब मैंने एग्रीमेंट किया हूं तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट है। यहां पे क्या बताया गया है कि मैं हूं, मैंने माइनर के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें उसका PS4 मैंने लेके आ गया और 2000 रुपए उसको पे कर दिया। तो क्या यहां पे मैं इस PS4 का ओनर बन जाता हूं? आंसर इज नो, यहां मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और इसीलिए कल चल के मैंने ये किसी और व्यक्ति को बेच दिया, समझो मैंने आपको बेच दिया, मान लो आप मेजर हो, आपको मैंने बेच दिया। ठीक है, आपको नहीं पता है कि यहां पे ऐसी कुछ गड़बड़ मैंने करके आया हूं, आपको नहीं पता है, यानी आप गुड फेथ में काम कर रहे हैं। गुड फेथ का क्या मतलब है? आपको यहाँ की गड़बड़ के बारे में कुछ नहीं पता है, इसको हम बोलते हैं गुड फेथ। यानी आपको भरोसा है, आपको लग रहा है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या आपको ओनरशिप मिल जाएगी? तो क्या लगता है आपको, क्या आपको ओनरशिप मिल जाएगी? मैंने माइनर से एक PS4 लेके आया, उसको पैसे भी दिया और उसके बाद मैंने ये आपको बेच दिया, तो क्या आप ओनर बन जाओगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही ओनर नहीं था। तो जब मैं ओनर नहीं था तो मैं आपको ओनर नहीं बना सकता, इवन इफ आप गुड फेथ में खरीद रहे हैं तो भी। ठीक है, भले ही आप गुड फेथ में खरीद रहे हैं, यानी आपको नहीं पता है कि कुछ गड़बड़ है, तो भी आपको यहाँ पे गुड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे माइनर वापस अपने गुड्स ले जा सकता है। ठीक है, तो ये अब मैं ये इसके ऊपर अभी और चर्चा नहीं कर रहा, माइनर गुड्स कैसे ले जा सक रहा, तो वो अपन बाद में देखेंगे। माइनर के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है, बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ मेन, कि आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, आपको टाइटल नहीं मिलता। बट यही चीज अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हुई थी, यानी भाई वाले एग्जाम्पल में बिल्कुल सिमिलर चीज है, लेकिन ये क्या था, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। यहां पे क्या हुआ था, भाई था, भाई ने मेरे पास से प्रॉपर्टी लेके चला गया और मेरे को उसने कुछ पैसा भी दिया, समझो 50 लाख रुपए पे कर दिया, और 50, 50 ज्यादा हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसने मेरे पास से लेके चला गया। अब यहां पे सवाल यह आता है, क्या बी ओनर है? तो आंसर है यस, बी ओनर बन जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तो ये ओनर बन जाता है। ठीक है, तो इसको ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, फिर अगर ये ओनर हो गया और ये चीज आपने खरीद ली है, फिर और आप अगर गुड फेथ में खरीदते हैं,
गुड फेथ का मतलब है आपको नहीं पता है कि ऊपर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई थी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आपको नहीं पता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी यहां पे, तो ऐसे केसेस में क्या यहां आपको ओनरशिप मिल जाएगी? आंसर इज यस, आपको यहां पे गुड टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ओनरशिप यहां पे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो वही चीज बताइए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है? वॉइड एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? तीसरा व्यक्ति, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी डज नॉट अक्वायर एनी टाइटल, ही विल नॉट गेट द ओनरशिप, बट इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में द थर्ड पार्टी अक्वायर्स द ओनरशिप। अगर उसको नहीं पता है तो, अगर उसको पता है, समझो उसको पहले से पता था कि मैंने यहाँ पे क्या किया हूं तो गड़बड़ करके लाया मैंने, ये जो भी ये भाई है, भाई ने गड़बड़ किया है, अगर इसको पता था तो इसको ओनरशिप नहीं मिलती। बट इसको अगर नहीं पता था तो इसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो यही पॉइंट वहां पे बताया गया है। तो देखो पढ़ के, अ थर्ड पार्टी कैनॉट अक्वायर एनी टाइटल टू द गुड्स अंडर वॉइड एग्रीमेंट। A third party acquires a valid title to the goods obtained under voidable contract if it has been obtained in good faith for value। for value यानी वही वो पैसा देगा अपने को, तो यहाँ पे भी पैसा तो देगा ही वो, विदाउट पैसा होगा अगर, यहाँ पे पैसा नहीं देगा तो ये फिर void हो जाएगा, लेकिन यहाँ पैसा दिया है इसने for value और in good faith एंड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड। एक बार मैंने कैंसिल कर लिया तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये हो गया आपका सेकेंड डिफरेंस बिटवीन। फिर थर्ड के ऊपर आते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वहां पे चैट मत करो, मैं आखिर में टाइम दूंगा तब क्वेश्चन पूछना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डिफरेंस बिटवीन का है या कौन सा है। आपको जब टाइम दिया जाएगा तभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्या हो रहा है, आप उधर पे ध्यान रहेगा आपका, आप टाइप कर रहे हो और मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो छूट जा रही है, आप समझो प्लीज, ठीक है। तो आपका काम है इधर पे ध्यान दो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं टाइम देता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप मत ही पूछो, ठीक है, बट इधर ध्यान दो, ठीक है। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस यहां पे क्या है, यहां पे ये पहले पूरी तरह से वैलिड था, बाद में ये वॉइड हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट कभी भी मीनिंग या डेफिनेशन, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, या इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो वो दिया है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वैलिड व्हेन इट इज मेड बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, बाद में ये वॉइड हो गया। फिर voidable contract is one which is enforceable by law at the option of one of the parties। तो पहला पॉइंट कभी भी मीनिंग रहता है, ठीक है, मीनिंग या डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट, void कॉन्ट्रैक्ट को क्या आप चाह के पूरा कर सकते हैं? आंसर इज नो, इलीगल हो गया। जैसे समझो मैंने बियर के कैंस मंगाया था, अब वो सीधा सीधा बैन कर दिया, इलीगल हो गया। तो ऐसे केस में क्या हम लोग चाह के पूरा कर सकते हैं? तो नहीं, भले दोनों पार्टी चाहती है, वो भी बेचना चाह रहा है, मैं भी खरीदना चाह रहा, फिर भी हम ये पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल हो चुका है, अगर पकड़े गए तो सीधा जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम चाह के भी पूरा नहीं कर सकते, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप उसको चाह के भी पूरा नहीं कर सकते। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, आप पूरा नहीं कर सकते। फिर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड, अगर मैं कैंसिल ना करूं भाई वाला कॉन्ट्रैक्ट तो ये एनफोर्स किया जा सकता है। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो बात और है, लेकिन कैंसिल ना करूं तो ये पूरा किया जा सकता है। तो वो दिया है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इफ द एग्रीड पार्टी इलेक्ट्स टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्स टू कैरी आउट मींस वो उसको पूरा करने को तैयार है, ठीक है, वो उसको कैंसिल नहीं करना चाहता, तो दैट मींस ही इलेक्ट्स टू कैरी आउट। इलेक्ट्स यानी वो चूज कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, टू कैरी आउट यानी पूरा करना, ठीक है, तो पूरा करने को तैयार है। फिर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सर्टेन रीजंस लाइक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, ये सब अपन ने ऊपर देख लिए थे। अब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और फेलियर टू परफॉर्म। ये आपको अभी नहीं समझेगा, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे वही डेकोरेशन वाला एग्जांपल या केटरिंग वाला एग्जांपल आप याद रख सकते, सेम है वो, ठीक है। बट अभी आपको ये नहीं पता है टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये देखेंगे डिटेल में। फिर void contract में compensation is not payable except only when the party knows beforehand about the impossibility of performance। तो ये भी आगे का पॉइंट मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, अभी सिर्फ ध्यान रखो, void contract में compensation is not payable। In a voidable contract
कंपेंसेशन कैन बी रिसीव्ड, डैमेजेस कैन बी रिसीव्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। तो भाई वाले एग्जांपल में मैं इवन डैमेजेस मांग सकता हूं, तो मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मैं क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां मैं रेस्टिट्यूशन तो क्लेम करूंगा ही, इसीलिए आप देखो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन का पॉइंट नहीं दिया डिफरेंस बिटवीन में। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इट इज नॉट अ डिफरेंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी रेस्टिट्यूशन अलाउड है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी रेस्टिट्यूशन अलाउड है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। लेकिन कंपेंसेशन में फर्क पड़ता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंपेंसेशन नहीं होता। जैसे अब लिकर ट्रेडिंग का एग्जांपल था, अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो क्या मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा? तो नहीं, कोई नुकसान भी हुआ होगा तो मैं भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो पूरा कर ही नहीं सकते आप। तो यहाँ पे नुकसान की भरपाई नहीं होती। ठीक है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भाई के कारण मेरा अगर नुकसान हुआ होगा तो मैं भाई से रिकवर कर सकता हूं, तो यहाँ पे कंपेंसेशन इज अलाउड। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिफरेंस बिटवीन। अब मेजरली सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड। बट जो भी डाउट्स है अब आप पूछ सकते हैं, मैं जो डाउट्स वहां पे आए हैं वो अभी टेकअप कर रहा हूं, उसके अलावा आप भी डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कृष्णा का एक आया है, सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पॉइंट एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पॉइंट ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुके हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट का है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी जो कैंसिल कर रही है उसको रिस्टोर करके देना पड़ेगा। तो ये सिंपल इंग्लिश है, द पार्टी रिसेंडिंग यानी कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट शेल रिस्टोर द बेनिफिट। अब ये मैंने वैसे सिंपल इंग्लिश है वो समझा दिया था। तो ये भी दिक्कत उसीलिए आती है क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा मिस हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान अच्छे से बनाए रखो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का सिंपल मतलब ये है कि जो भी पार्टी कैंसिल कर रही है कॉन्ट्रैक्ट वो रिस्टोर भी करके देगी। ठीक है, भाई वाले एग्जांपल में मेरे को तो मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, बट मेरे को भी उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुषार का आया है, तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं क्या? तो अब ऑलरेडी क्लियर हो ही गया होगा आपका, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप थोड़ा रुक जाओ। तो यहाँ पे लिख ही दिया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंपेंसेशन इज नॉट क्लेमेबल। तो इसीलिए आप थोड़ा रुका करो, ऑलरेडी सब चीजें क्लियर हो जाती है। 100% आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये मेरा हमेशा की गारंटी रहती है कि आपका इसके बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैं बोलूंगा आगे आएंगे, नहीं तो आप वैसे पूछ लो, अगर कुछ होंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे कोई डाउट्स नहीं बचे? हाँ बोलो। बिफोर हैंड यानी पहले से पता है। तो ये मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा, वो बाद में पता लगेगा, बाद में मैं बताऊंगा वो वाइट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में बोला हूँ, जो मैंने बोल दिया हूँ कि ये आगे आएगा, वो आप छोड़ दो, उसके बारे में मत पूछो डाउट। उसके अलावा कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ लो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हर चीज आती है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था आपको बाद में बताऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा कभी कि नहीं आएगा। तो ये पॉइंट्स भी आए हैं फिर बाद में। ठीक है, तो हर चीज आएगी। हाँ बोलो, पूछो क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो। हम्म। हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। हाँ हाँ, जब जब ब्रीच होगा तब तब कंपनसेशन आप मांग सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रीच कहलाता है, ये ब्रीच है। बट ये ब्रीच नहीं है, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये वाला ब्रीच नहीं है क्योंकि ही इज टू इल टू सिंग। बट ये विलफुली एब्सेंट है तो इट इज अ ब्रीच। ठीक है, तो सही है। ऐसे डाउट्स रहे तो आप ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, ये चीजों से समझ में आता है। और हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो इम्पॉसिबल हो गया ना लासा वाला एग्जाम। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में मैंने वैसे और दो तीन एग्जाम्पल दिया था, बट जैसे ये पप्पू और पिंकी वाला एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा लासा वाला एग्जाम्पल भी इसमें कवर होता है। जब तक लासा जीवित था तब तक कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड, एनफोर्सेबल। मैंने कौन सा वाला एग्जाम्पल दिया? देखो, लासा वाला एग्जाम्पल दोनों जगह आता है। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस में भी आता है, वॉइड एग्रीमेंट्स में, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है। जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लिए, समझो आज अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किए, अभी बिल्कुल अपना 3 बजे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ आज के दिन।
मैंने बोला था कि मैं लाशा आपको कल लाके दूंगा, क्योंकि आज मेरे को घर पे लेके जाना है, घर पे सबको बता दूंगा, और कल मैं आपको 3 बजे लाके दे दूंगा। तो दूसरे दिन 3 बजे लाके मैं आपको देने वाला था। अब कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर कर लिया, तो क्या ये वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है? आंसर इज नो, वॉइड एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। अब इसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, समझो यहां पे डेथ हो जाती है उसकी, तो यहां पे अब ये बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि अब ये इम्पॉसिबल हो गया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था बट नाउ इट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो अब आप उसको नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, हाँ, तो इवेंट सेम है। हाँ, वेलकम। इवेंट सेम है, सिर्फ इवेंट का ऑकरेंस कब हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है। अगर वो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद होता है तो इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न होने के पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, भले हमको नहीं पता था, तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ऐसा है। कंचन का एक आया है, स्टिल द पर्सन विल नॉट बिकम द ओनर। तो नहीं, पर्सन ओनर नहीं बनेगा। ओनरशिप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ओनरशिप के ऊपर अपन नहीं जाएंगे अभी। ओनरशिप के ऊपर अपने को डिटेल में चर्चा करना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है उसका, जिसमें हम पूरा ओनरशिप की बात करेंगे कि ओनर कब बनता है, कौन से केस में कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो अभी सिर्फ ये ध्यान रखो, अपन ओनरशिप पे आए नहीं। ये ध्यान रखो, पैसे देने लेने से ओनरशिप नहीं होती, पैसे या गुड्स देने लेने से भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो वो ओनरशिप के अलग रूल्स होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। हाँ, सुधांशु का एक अच्छा क्वेश्चन आया, सर कंपनसेशन और डैमेजेस सेम है क्या? तो सेम है, बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट। तो आप कंपनसेशन को डैमेज बोल सकते हैं, डैमेजेस की जगह कंपनसेशन बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। सिर्फ रेस्टिट्यूशन अलग है। रेस्टिट्यूशन मींस जो दिया था वो वापस करना, दैट इज रेस्टिट्यूशन। बाकी कंपनसेशन एंड डैमेजेस बोथ आर सेम। ठीक है। प्रेरणा का आया है, सर अगर हमने पार्टी की तैयारी कर ली है एंड लिकर बैन हो गया तो कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो लिकर बैन हो गया तो वो बेचारे की क्या गलती, लिकर वाले की? तो कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो जो चीज पे बैन लग गया है वो आप नहीं कर सकते, तो उसमें आपको कोई भी, सिर्फ आपको रेस्टिट्यूशन मिलेगा। एडवांस में 20,000 रुपए दिए थे बुकिंग करने के, तो वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप कंपेंसेशन डैमेजेस नहीं रिसीव कर सकते। उसको डैमेजेस कब लेते हैं अपन, कि भाई तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ। अब यहाँ तेरे कारण बोल सकते क्या अपन? तो नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, इलीगल हो गया तो नुकसान हो गया। तो ऐसे केसेस में आप नहीं क्लेम कर सकते। या बेचारा बीमार पड़ गया तो अपन ये नहीं बोल सकते तेरे कारण नुकसान हुआ, परिस्थितियां ऐसी थी कि आप उससे रिकवरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछो तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी वैलिड अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग। हाँ बोलो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिएबल था और बाद में ये वॉइड हो गया, है ना? सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीज हो जाना यानी खत्म हो जाना। तो ये एनफोर्सेबल था, बाद में सीज हो गया, तो ये वॉइड हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी जब भाई ने मेरे से प्रॉपर्टी लेके चला गया था, तो ऐसे केसेस में ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने कोर्ट जाके इसको कैंसिल कर दिया, मींस अब ये वॉइड हो गया, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। इट वाज वैलिड एंड एनफोर्सिएबल, जब किया गया इट वाज परफेक्टली वैलिड। इट वाज वॉइडेबल बट इट वाज वैलिड एंड इट बिकम्स वॉइड। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये है कि इट बिकम्स वॉइड, ये वॉइड हो जाता है। तो ये पहले पूरी तरह से वैलिड था बट बाद में ये वॉइड हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। हाँ, हाँ, और पूछ लो। वो भी क्लेम कर सकते हैं, वो आएंगे आगे। हाँ, वो आएंगे आगे, वो कंपेंसेशन करके क्लेम कर सकते हैं। वो बहुत आगे जब अपन पढ़ेंगे पूरे डैमेजेस वगैरह के लॉ, तब देखेंगे अपन। अभी अपन ने डैमेजेस पे चर्चा ही नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ एक लाइन बताया, डैमेजेस मींस कंपेंसेशन, नुकसान की भरपाई करना। बाकी अभी अपन पढ़ने के हैं, उस पे अपने को 3 लेक्चर लगेंगे डैमेजेस के ऊपर, 3 से भी ज्यादा, 5 लेक्चर लगेंगे उस पे, देखेंगे अपन। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। हाँ,
हाँ, वो एक्सेप्ट वाला छोड़ दो आप, एक्सेप्ट वाला छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो कंपनसेशन इज नॉट पेएबल। ये एक्सेप्ट यानी एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन नहीं पे करना पड़ता। ठीक है? जैसे लिकर वाला एग्जांपल है, उसमें मैं लिकर वाले से कोई कंपनसेशन नहीं लूंगा। ये भी चलो समझा ही देता हूँ। चलो इसके बारे में भी अब इतना पूछ रहे हो आप तो मैं बता देता हूँ। बताने को बता सकता हूँ मैं, बट क्या कई बार ऐसा होता है मैं ज्यादा बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको छोड़ दो। सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या बोला कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, समझो 10 तारीख को, कि मेरे को लिकर चाहिए और 20 तारीख को मेरे को चाहिए था वो। तो 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और 20 तारीख को लिकर मेरे को लाके देने वाला था, बियर के कैंस मेरे को लाके देने वाला था। अब यहाँ पे समझो 15 तारीख को बैन लगा दिया गया, तो इट बिकम्स वॉइड। तो यहाँ कंपेंसेशन की कोई बात होगी क्या? तो नहीं आएगी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा फैक्ट बदलता हूं। समझो 10 तारीख को जब अपन ने बियर का ऑर्डर दिए, तब जो बियर डीलर था, लिकर डीलर था, उसको पहले से पता था कि मोदी सरकार इसको बैन लगा देने वाली है। उसको पहले से पता था, उसको पहले से ऑर्डर आ गया था कि ये 15 तारीख के बाद ये बैन लगा दिया जाएगा, आप नहीं बेच सकते। अब उसने क्या करना चाहिए? अब उसने मेरा ऑर्डर 10 तारीख को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उसको पता था कि बैन लगने वाला है, तो उसने नहीं लेना चाहिए था। अगर वो मेरे से यहाँ पे जबरदस्ती ऑर्डर लेगा, उसको जबकि पता है कि 15 को बैन लग जाएगा, तो ऐसे केस में मैं उससे कंपेंसेशन क्लेम कर सकता हूँ। अब पढ़ के देखो तो आप समझ जाएगा। कंपेंसेशन इज नॉट पेबल, ये जनरल रूल है। एक्सेप्ट, लेकिन रिकवर कर पाओगे कब? ओनली व्हेन पार्टी नोज बिफोर हैंड, यानी लिकर वाले को पहले से पता था अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको पहले से पता था क्योंकि बैन लगने वाला है। तो ऐसे केसेस में फिर कंपेंसेशन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने समझा जरूर दिया हूं, बट नहीं भी समझा तो आगे आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट मैं जानबूझ के छोड़ देता हूं, समझ जाएगा अभी भी, बट फिर भी। और कोई डाउट्स? तो अब मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो अब ये चीजों में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचा होगा आपको। अगर इसके अलावा अभी भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट मैं बोलूंगा आप पहले चैप्टर में ही ये पूछ लो, अभी घर जाके आप पढ़ लेना अच्छे से और यहीं पे पूछो, क्योंकि ये तीन चीज आपको यहीं समझना बहुत जरूरी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है, बट वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों को आपको समझना यही जरूरी है। ये आगे नहीं आएगा। बाकी लगभग हर चीज आगे आने वाली है, मैं आगे भी बोलूंगा। जब अपन ये पॉइंट पढ़ेंगे मैं बोलूंगा ये डिटेल में और आगे आने वाला है, बट ये तीन पॉइंट नहीं आने वाले। ये तीन पॉइंट आपको यही समझना है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता। बाकी सब आगे आएगा, ऊपर जो पढ़े ये भी सब वापस डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। फिर इनफैक्ट ये सब भी आगे आने वाले हैं। सिर्फ यही पॉइंट जो है ये आगे नहीं आएगा, ये भी आएगा, बट ये पॉइंट्स आपको यहीं पे समझना जरूरी है। कौन कौन से? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन पॉइंट यही समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझा तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपको नहीं समझेगा अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं समझेगा तो आपका पूरा लॉ डूब गया। ठीक है, ये तीन चीज आपको समझना है और धीरे धीरे ये और क्लियर होगा। तो आपको घर जाके अभी एक बार पढ़ो और जो भी डाउट है मेरे से पूछते जाओ। और आपके पास ऑप्शन भी, आप वीडियोस बार बार देख सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, जो मैंने पर्पसफुली छोड़ दिया था। तो आज की रिकॉर्डिंग आपको अगर चाहिए किसी को तो मेरे से स्पेसिफिकली मांग सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। और आप ध्यान दो, जो भी मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा सुन के बराबर ध्यान से सुनोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। आप जब मैं बोल रहा हूँ तो आप उसमें मैसेजेस या इसमें मत लगे रहो। जब मैं बोल रहा हूँ तो यहीं पे ध्यान होना चाहिए। जब मैं बोलूंगा डाउट पूछो, तब आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से पूरे डाउट्स मैंने यहाँ के भी उठा लिया हूँ, आपके चैट के, और जो डायरेक्ट पूछे गए वो भी हो गए हैं। तो अब आगे का एक पॉइंट वैसे मैं समझा सकता हूँ, 2 मिनट है, बट अभी जाने देते हैं। काफी लोगों ने लीव कर दिया, ये भी मैंने वैसे बोल के रखा हूँ कि लीव मत किया करो। तो अभी लगभग 180 लोग ही हैं, बाकी लोग लीव हो गए। ठीक है, तो अपन आगे की जो क्लास है वो अपन कल कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, पूछो, डाउट्स होंगे तो पूछ लो। हाँ हाँ
हाँ बोलो ना। रेस्टिट्यूशन तो हर जगह होगा, यहाँ कंपेंसेशन नहीं होगा। ये कौन सी बात हो रही, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही। अभी हमने पढ़े कंपेंसेशन नहीं होगा, सिर्फ रेस्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। तो समझो अगर कोई पैसा दे चुके थे, यही लासा वाला एग्जांपल है, आपने मेरे को एडवांस में दे दिए थे 20,000 रुपए, अब लासा की डेथ हो गई, तो क्या यहाँ पे मैं वो पैसा रख लूंगा क्या? तो आंसर इज नो, मेरे को वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट वहां पे किया जाएगा। हाँ, तो एग्जाम्पल्स ध्यान रखो, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था एग्जाम्पल्स लिख के रखो। इनफैक्ट ये जो बाकी के डायग्राम्स वगैरह भी जो मैं बनाता हूँ, ये सब भी डायग्राम्स बना लिया करो। इससे बहुत फर्क पड़ता है, भले आपको देखने को ऐसा लगेगा कि छोटे मोटे डायग्राम्स है, बट ये एरो डायग्राम्स बहुत काम के हैं, आपको ये बनाना है। ठीक है, तो ये जैसे ही अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं ये डायग्राम्स की वैसे एक पूरी जो शीट है, ये पूरा पेपर वैसा का वैसा अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, तो आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे। बट ये मैं कुछ दिन के लिए करूंगा, और उसके बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको डायग्राम खुद को बनाना है। खुद के बनाने का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे सर तो अपलोड करने ही वाले, हो सकता है मेरा मन बदल जाए और मैं कल अपलोड ना करूं, तो इसीलिए आपको ये बनाना है। तो आपको घर पे बनाना है, जो भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे वो आपको घर पे बनाते जाना है। ठीक है, अगर आपने अभी नहीं बनाया तो आपको आगे भी ध्यान रखो। इसके अलावा आप पॉज करके बना सकते हैं, जब आप वीडियोस वगैरह रिवाइज करोगे कुछ करोगे तो या आपको ध्यान होगा तो आप देख के बना सकते हैं। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, क्रिएट ही नहीं हुए उसमें कभी। हम्म। हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना उसमें, मैंने कहा है देखो, अपन यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कब बना, यहाँ पे, इसके पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ आए होते, बट उसके पहले ही तो उसकी डेथ हो गई। तो लीगल ऑब्लिगेशन आने के पहले ही वो मर चुका है, तो यहाँ पे फिर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया, इट वॉज वॉइड एग्रीमेंट। अगर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाते और उसके बाद डेथ होती है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन कब आएंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कब बना, यहाँ पे, उसके पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, तो ऐसे केसेस में लीगल ऑब्लिगेशन आए ही नहीं। ठीक है। हाँ, तो एग्रीमेंट हुआ ना, इसीलिए तो उसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट। इट वाज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना होता, लेकिन उसके बनने के पहले ही डेथ हो गई, तो वॉइड एग्रीमेंट। क्योंकि इट वाज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, जो है नहीं वो नहीं खरीद सकते आप, लासा है ही नहीं, वो डेथ हो चुकी है, खत्म हो चुका, तो आप नहीं खरीद सकते, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे कंक्लूड कर, हाँ और कोई डाउट? हाँ बोलो। सिर्फ रेस्टिट्यूशन है, रेस्टिट्यूशन तो अपन ने पढ़े ना, जब डिस्कवर्ड टू बी वॉइड है तो वहां रेस्टिट्यूशन होता है, बट कंपेंसेशन की बात नहीं आती वॉइड एग्रीमेंट में। नहीं। हाँ। हाँ, तो अपन आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हिमांशु की एक रिक्वेस्ट आई थी सर, एक शायरी, बट अभी क्या 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद आपका वो फिर से इवेंट होने वाला है, तो उस दिन अपन गाना बजाना सब कर लेंगे, गिटार विटार भी बजा लूंगा मैं, तो देखते हैं अपन कैसे क्या होता है वो। तो अभी टाइम मिलेगा तो, टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों के इवेंट होते रहते हैं, तो वो उसमें एंजॉय करेंगे अपन। तो फिर से अब सैटरडे आ रहा ना, सैटरडे को शायद इवेंट रहेगा आपका फिर से, तो देखते हैं उस दिन करेंगे अपन मस्ती। ठीक है, फिर अपन आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, एक एक करके बोलो। कुणाल बोल रहे थे, बोलो। हाँ, वही मैं ये चैप्टर के करूंगा ही, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे लोगों ने नहीं बनाए, क्योंकि मैं, मेरे को पता है पहले बार आप लोग नहीं करोगे, बट सिर्फ यही चैप्टर के करूंगा, क्योंकि क्या पहले आपको आदत नहीं है ना, अभी मेरी आदत नहीं है, मैं 2-3 बार बोलते रहता हूँ बीच में, बट धीरे धीरे आदत लग जाएगी। बट खुद के हाथ से बना लेना हो। ठीक है, तो मैं ये वैसे पूरी शीट अपलोड कर दूंगा, मेरी वर्किंग शीट, तो आपको। नहीं, ये तो बहुत ही खुद की राइटिंग नहीं समझ रही है ना, बहुत हो गया। तो मेरी क्या समझेंगे, फिर मैं भी गंदा लिखता हूँ।
हाँ, वो एक्चुअली इसमें खराब आती है। इसमें क्या फ्रिक्शन नहीं होता ना, जब आप पैड पे लिखते हो तो आईपैड में फ्रिक्शन नहीं होता, तो इसीलिए उसमें थोड़ी खराब आती राइटिंग। पेपर पे अच्छे लिखने जम जाता है, इस पे नहीं जमता। धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो बिफोर हैंड वाला मैंने मैंने बोला कि वो नहीं भी समझा तो चलता है बिफोर हैंड। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कंपेंसेशन नहीं रहता है। तो ये इतना ही ध्यान रखो, कंपेंसेशन इज नॉट पेएबल। ये जो है ये नहीं भी रहा ध्यान तो चलता है। ठीक है? तो ये आगे बताऊंगा ही मैं। वैसे मैंने समझाया अभी, लेकिन फिर आगे आएगा ही और ये डिटेल में। ठीक है? हाँ, वेलकम। तो अपन आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और बाकी चीजें अपन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।